नमस्कार साथियों, अभ्युदय एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सामाजिक विज्ञान के खंड 4 नागरिक शास्त्र के 30 प्रश्नों को समझने का प्रयास किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग बचे हुए प्रश्नों को डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। 30 प्रश्न पिछली वाली वीडियो में मैंने करा दिए थे। आज हम लोग 31वें प्रश्न से शुरू करेंगे। 31वां प्रश्न है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल निषेध से संबंधित प्रावधान सन्निहित हैं? पहला ऑप्शन है दूसरी अनुसूची, दूसरा ऑप्शन है 5वीं अनुसूची, तीसरा ऑप्शन है 10वीं अनुसूची और लास्ट है 8वीं अनुसूची। तो दल बदल निषेध संबंधी प्रावधान सन्निहित हैं 10वीं अनुसूची में, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अब अगर एक एक अनुसूची को समझने का प्रयास करें तो दूसरी अनुसूची में प्रावधान किया गया है कुछ महत्वपूर्ण पदों के वेतन भत्ते और पेंशन का प्रावधान किया गया है। पांचवी अनुसूची में प्रावधान किया गया है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान। संबंधित 10वीं अनुसूची में आप लोग को मैंने बताया है कि दल बदल निषेध से संबंधित प्रावधान सन्निहित है। और 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में ये क्वेश्चन पूछा गया है, पीजीटी और टीजीटी दोनों एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषा से संबंधित प्रावधान किया गया है, जिसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 22 भाषाओं का। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला सूची है थिंकर दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनकी थियरी या विचारधाराएं कि किस विचारधारा से संबंधित हैं। हेगेल हैं, ऑस्टिन हैं, मैकाइवर हैं और गार्नर हैं। तो हेगेल हैं तत्वशास्त्री से, हेगेल तत्वशास्त्री विचारधारा संबंधित है। ए का जो है वो चौथा हो जाएगा। ऑस्टिन जो है वो न्यायिक हैं, मैकाइवर जो है वो समाजशास्त्री हैं और गार्नर संबंधित हैं विवरणात्मक से। तो सही आंसर हो जाएगा ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। इसलिए बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सब कुछ राज्य के भीतर, राज्य के बाहर कुछ नहीं और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं, यह कथन इंगित करता है। पहला है कल्याणकारी राज्य, दूसरा है सर्वाधिकारवादी राज्य, तीसरा है प्रजातांत्रिक राज्य और लास्ट है वर्ग व्यवस्था। तो सब कुछ राज्य के भीतर है, राज्य के बाहर कुछ नहीं है और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं है, ये कथन इंगित करता है जो सर्वाधिकारवादी विचारधारा होती है, जिसके हिटलर और मुसोलिनी समर्थक हैं, उस विचारधारा का। तो ऑप्शन बी जो है सर्वाधिकारवादी राज्य, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्वानों को उनके द्वारा व्यक्त विचारों के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है थ्रेसिमेकस, दूसरा है बोंदा, तीसरा है टीएस ग्रीन और लास्ट है माओ त्से तुंग। तो काफ़ी प्रसिद्ध कथन है, अगर आपको एक पहचान ले रहे हैं, माओ त्से तुंग संबंधित हैं शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। तो डी का जो है
वो चौथा हो जाएगा। उसके बाद थ्रेसीमेकस संबंधित हैं, न्याय शक्तिशाली का हित है, बोंदा संबंधित हैं, अधिकतम शक्ति से डकैती का समूह निर्मित हो सकता है न कि राज्य। ये काफ़ी पॉपुलर कथन, इसको आप लोग को याद रखना है, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि जो है डकैतों का झुंड जो है वो राज्य का निर्माण नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है टीएस ग्रीन का, ये भी आप लोग को याद रखना है, ये भी एग्जाम में कई एग्जाम में पूछा गया है। तो ये चारों कथन को आप लोग को कंठस्थ कर लेना है, थ्रेसीमेकस का भी, बोंदा का भी, टीएस ग्रीन का भी। बोंदा की संप्रभुता संबंधी परिभाषा काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो भी आप लोग को याद रखनी है। और लास्ट है माओ त्से तुंग की परिभाषा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। तो इसमें सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा, इसलिए ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इसमें बहुत डिटेल डिस्कशन की जरूरत नहीं है। तो आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? पहला है मैक्स वेबर, दूसरा है हर्बर्ट ए साइमन, तीसरा है हेनरी फ्यूल और लास्ट है विंसेंट डी गोर्ने। तो नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था विंसेंट डी गोर्ने। ये क्वेश्चन जो है पीजीटी एग्जाम में असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस में पूछा गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग को याद रखना है कि नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विंसेंट डी गोर्ने ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता अतिशासन की विरोधी है। ये टीजीटी एग्जाम में लगभग दूसरे तीसरे एग्जाम में इसको पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्रता अतिशासन की विरोधी है। कई बार पूछा गया है, लगभग हर एग्जाम में, अच्छा अदर स्टेट के एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। तो इसलिए आप लोग को याद रखना है स्वतंत्रता अतिशासन की विरोधी है। ये कथन है सीले का, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए निम्न भारतीय अधिनियमों में किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हुई? इसको कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पूछा है प्रांतों में, एक है केंद्र में एक है प्रांत में। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी 1919 के अधिनियम के द्वारा और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी 1935 के अधिनियम के द्वारा। अब हम लोग एक एक को डिटेल में देखते हैं क्योंकि ये तीन जो अधिनियम हैं 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम और 1935 का शासन अधिनियम, इनसे कई बार जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, बदल बदल के क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज हम लोग प्रयास ये रहेगा कि 1919, 1909 और 1935 इन तीनों में जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उसको डिटेल में देख लिया जाए। तो आइए चलते हैं 1909 के भारत शासन अधिनियम की ओर। इसको यहाँ से हम लोग देखेंगे। इसको 1909 के भारत शासन अधिनियम को बोला जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ये 1919 को बोला जाता है, सॉरी अभी इसको देखेंगे हम लोग, इसको 1919 वाले को बोला जाता है। 1909 वाले को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार था, इसमें मार्ले क्या थे और मिंटो क्या थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग को याद रखना है मार्ले जो थे वो सचिव थे, अब मिंटो जो थे वो गवर्नर जनरल थे, इसको भूलना नहीं है। मिंटो जो थे वो गवर्नर जनरल थे। अब इसके तहत जो महत्वपूर्ण सुधार हुए थे उसको हम लोग देखेंगे। पहला महत्वपूर्ण सुधार इसके तहत किया गया था कि पहली बार चुनाव का प्रावधान किया गया था। पहली बार चुनाव का प्रावधान। दूसरा महत्वपूर्ण सुधार क्या हुआ था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था 1909 में। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक जो है ये मिंटो को माना जाता है।
सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक किसको माना जाता है? मिंटो को, लॉर्ड मिंटो को। अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान क्या किए गए थे? अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान के तहत विधानसभा सदस्यों को, जो विधानसभा सदस्य थे, उनको पूरक प्रश्न पूछने व बजट पे चर्चा करने का अधिकार दिया गया। बजट पर चर्चा का अधिकार या शक्ति दी गई। ठीक है। और चौथा महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सभी जो है पॉइंट पूछे गए हैं कि चुनाव का प्रावधान सबसे पहले किस अधिनियम में किया गया था? तो किया गया था 1909 के भारत शासन अधिनियम द्वारा या मार्ले मिंटो सुधार द्वारा। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व भी कई बार पूछा गया है, और सदस्यों को प्रश्न पूछने व बजट पर चर्चा करने का अधिकार कब दिया गया? और एक अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति हुई। वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य की नियुक्ति हुई। वो भारतीय सदस्य कौन थे? ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि वायसराय की कार्यकारिणी में नामित होने वाले पहले भारतीय सदस्य कौन थे? तो पहले भारतीय सदस्य थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, भूलना नहीं है। अब ये चारों महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको आप लोग को कंठस्थ करने हैं। अब आइए हम लोग चलते हैं 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। 1919, अब इसमें क्या महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में पहला महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया, राज्यों में द्वैध शासन। राज्यों में द्वैध शासन। दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया, प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया। इसमें चुनाव का प्रावधान किया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम में, इसमें प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया। प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया। तीसरा महत्वपूर्ण प्रावधान क्या किया गया? द्विसदनी विधानमंडल। द्विसदनी विधानमंडल। चौथा महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया, लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। जितने पॉइंट मैं बता रहा हूं ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या इतने महत्वपूर्ण है कि आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए सभी को आप लोग को याद रखना है। अब आइए चलते हैं तीसरे 1935 के भारत शासन अधिनियम में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है 1935 का भारत शासन अधिनियम। और संविधान के निर्माण के समय 1935 के भारत शासन अधिनियम के बहुत सारे प्रावधानों को एज इट इज़ भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया था, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखना, इसके पॉइंट को याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। पहली बात, इसमें प्रावधान किया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम में संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया। संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया। दूसरा क्या प्रावधान किया गया? केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान किया गया, भूलना नहीं है, राज्य नहीं, यहां केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान। तीसरा है संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया। सर्वोच्च न्यायालय से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1776 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, और मॉरिस गिवेर जो है वो पहले न्यायाधीश बने थे। लेकिन 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय का नहीं। तो इसको याद रखना है, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। और संघीय न्यायालय पूर्णतः अपने स्वरूप में आया था 1937 में। 37 से ये कार्य करना शुरू कर दिया था। और चौथा प्रावधान किया गया संघ राज्य व समवर्ती सूची का प्रावधान। संघ राज्य व समवर्ती सूची का प्रावधान, ये असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि संघ राज्य व समवर्ती सूची का प्रावधान जो है किसमें किया गया था? तो संघ राज्य व समवर्ती सूची का प्रावधान जो है
ये किया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम में। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1973 में लोकपाल शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? यहां शब्द पूछा गया है, याद रखना है, शब्द पूछा गया है। तो लोकपाल शब्द का सर्वप्रथम प्रावधान किया था एल.एम. सिंघवी ने, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अब लोकपाल से ढेर सारे टीजीटी सोशल साइंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं बदल बदल के। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि लोकपाल के पूरे इतिहास को समझ लिया जाए। अगर लोकपाल से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो टीजीटी सोशल साइंस की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी उसे गलत न करें। तो लोकपाल को हम लोग समझेंगे आज। लोकपाल, पहला महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि लोकपाल यानी ओम्बुड्समैन की संस्था की आधिकारिक शुरुआत हुई थी। लोकपाल को सर्वप्रथम ओम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता था। तो ओम्बुड्समैन की आधिकारिक शुरुआत हो रही है 1809 में स्वीडन में। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछाता है कि ओम्बुड्समैन की संस्था विश्व में सर्वप्रथम किस देश में और कब लागू हुई, तो ओम्बुड्समैन की संस्था 1809 में सर्वप्रथम स्वीडन में अस्तित्व में आई। ठीक है, दूसरा है कि लोकपाल को विश्व में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब जैसे चीन में लोकपाल को बोला जाता है प्रोक्यूरेटोरेट्स, प्रोक्यूरेटोरेट्स। ठीक है, प्रीवी ग्रेट ब्रिटेन में बोला जाता है, ग्रेट ब्रिटेन में इसे बोला जाता है प्रीवी काउंसिल, प्रीवी काउंसिल। फ्रांस में इसे बोला जाता है कमीशन डी मॉडर्नाइजेशन, कमीशन डी मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, ये पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है। बाकी इसको आप लोग को याद रखना है कि इसे विश्व के अलग अलग देशों में किन किन नामों से जाना जाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण है, इसको पहला कर लीजिए, इसे दूसरा, इसे तीसरा। चौथा महत्वपूर्ण देश है जो क्वेश्चन पूछा गया है, जर्मनी में इसे लैंडर के नाम से जानते हैं। जर्मनी में क्या बोलते हैं इसे? जर्मनी में इसे बोला जाता है लैंडर। ये यूजीसी नेट और पीजीटी एग्जाम में पूछा गया है। इसमें से आप लोग को एक तरफ देश दे देगा, दूसरी तरफ इनको प्रोनाउंस करने वाला नाम दिया जाएगा। आपको मैच करना है कि चीन में किस नाम से इसे बुलाया जाता है, ग्रेट ब्रिटेन में किस नाम से पुकारा जाता है, और फ्रांस और जर्मनी में। तो इसको आप लोग को मैच कराना रहेगा। मैचिंग में क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। दूसरा है कि 20वीं शताब्दी में एक संस्था के रूप में ओम्बुड्समैन का विकास हुआ और यह द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात तेजी से आगे बढ़ा। विश्व के अलग अलग हिस्सों में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसे स्थापित किया जाने लगा। लोकपाल एवं लोकायुक्त शब्द प्रख्यात विधिवेत्ता डॉक्टर एल.एम. सिंघवी ने पेश किया। इस शब्द को कॉइन किया था एल.एम. सिंघवी ने। तो ये दूसरा फैक्ट है। ये तीसरा। चौथा ये है कि 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकारी अधिकारियों, संसद सदस्य भी शामिल हैं इसमें, के विरुद्ध शिकायतों को देखने के लिए केंद्रीय तथा राज्य स्तर पर 2 स्वतंत्र प्राधिकारियों की स्थापना की सिफारिश की। तो पहली बात कब की गई थी? 1966 के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग में भी इसकी चर्चा की गई और उसमें कहा गया कि केंद्र स्तर और राज्य स्तर दोनों स्तर पर लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना की जानी चाहिए, जिसमें संसद सदस्यों को भी शामिल किया गया। 1968 में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है टीजीटी एग्जाम में। 1968 में लोकसभा में लोकपाल विधेयक पेश किया गया। लोकसभा में लोकपाल विधेयक जो है पेश किया गया।
अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, इसको मोस्ट कर लीजिए कि सर्वप्रथम लोकपाल विधेयक को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया, पहली बार कब पेश किया गया। तो पहली बार पेश किया गया 1968 में, और लोकसभा में इसे ध्यान देने बात है, इसे पारित भी कर दिया गया, लेकिन लोकसभा के विघटन के साथ यह कालातीत हो गया और इसके बाद यह लोकसभा में कई बार कालातीत रहा। 2011 तक विधेयक पारित करने के लिए 8 प्रयास किए गए, लेकिन सभी में असफलता मिली। अगर बात की जाए लोकपाल विधेयक को 1968 से भारत की संसद में कुल कितनी बार पेश किया गया है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकपाल विधेयक को संसद में कितनी बार पेश किया गया है। तो संसद में इसे पेश किया गया है 11 बार। ये महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि लोकपाल विधेयक को संसद में कितनी बार पेश किया गया है। तो संसद में पेश किया गया है 11 बार। सन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, अगर पूछता है तो आप लोग मैं बता देता हूँ। 1968 में पहली बार, उसके बाद 1971 में, 71 के बाद 77 में, 77 के बाद 85 में, 85 के पश्चात 89, 96, 98, 2001, 2005, 2008 और 2011। ठीक है, पूरे कितने बार? 11 बार पेश किया गया। एक और प्रश्न लोकपाल से पूछा जाता है कि पहली बार किस लोकसभा में पेश किया गया और किस लोकसभा के कार्यकाल में पास हुआ। तो लोकपाल पहली बार पेश किया गया चौथी लोकसभा के कार्यकाल में। इसको भी याद रखना है आप लोग को। पहली बार पेश किया गया चौथी लोकसभा में। चौथी लोकसभा का कार्यकाल क्या था? चौथी लोकसभा कार्यकाल था 1967 से 1970। ठीक है, और आखिरी बार कब पेश किया गया? फाइनली जो ये पास हुआ था 15वीं लोकसभा में। 15वीं लोकसभा में 15वीं लोकसभा कार्यकाल था 2009 से 2015 तक। ये सभी फैक्ट आप लोग को एक जगह लिख लेने हैं कि पहली बार कब पेश किया गया। पहली बार 1968 में पेश किया गया था और 1968 आता है चौथी लोकसभा के कार्यकाल में। और ये पास कब हुआ था? पास हुआ था 15वीं लोकसभा में, जिसका कार्यकाल था तो 2009 से 2015। 1 जनवरी, अब इसे पास कैसे हुआ था, इसकी भी एक बड़ी रोचक कहानी है। अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत आंदोलन ने केंद्र में तत्कालीन यूपीए सरकार पर दबाव बनाया और इसके परिणाम स्वरूप संसद के दोनों सदनों में लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक 2013 लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2013 पारित हुआ 1 जनवरी 2014 को। यह डेट पूछा जा सकता है कि लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2013 को फाइनली मुहर कब मिली। तो 1 जनवरी 2014 को इस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दे रहा है और ये विधेयक जो है वो अधिनियम बन जा रहा है। और 16 जनवरी को ये लागू हो गया था। कभी कभी एग्जैक्ट डेट पूछा जाता है तो याद रखना है 1 जनवरी को राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर रहा है। जैसे सूचना का अधिकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि सूचना का अधिकार को किस डेट को जो है राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया था और कब लागू हुआ था। वैसे लोकपाल को भी आप लोग याद रखना है। लोकपाल 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर रहा है और 16 जनवरी 2014 को ये लागू हो जा रहा है। ठीक है, 2016 में इसमें संशोधन किया गया। 16 में लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 को संशोधित करने के लिए एक विधेयक 2016 में संसद में पेश किया गया था और फाइनली जो है वो अधिनियम का भी रूप ले लिया। लोकपाल एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसका गठन, अब अगर इसकी संरचना की बात कर ली जाए, संरचना की, तो लोकपाल एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसका गठन एक चेयरपर्सन और अधिकतम 8 सदस्य मिलकर बनेगा। अधिकतम 8 सदस्य। अब एक करंट का क्वेश्चन देख लीजिए। करंट और हिस्ट्री को भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं कि भारत के पहले लोकपाल कौन है। तो भारत के जो पहले लोकपाल बने थे, प्रथम लोकपाल, वो हैं पिनाकी चंद्र घोष। न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष, ये भारत के पहले लोकपाल हैं। 2019 में इनकी इस पद पर नियुक्ति हुई और वर्तमान में
प्रथम लोकपाल और द्वितीय वर्तमान, इसमें दूसरे वर्तमान हैं, दूसरे लोकपाल के पद पर नियुक्ति हुई है हमारे न्यायाधीश अजय मणिक राव खानविलकर की। 2025 में इनकी नियुक्ति हुई है लोकपाल के पद पर अजय मणिक राव खानविलकर। ठीक है, 2025 में इनकी नियुक्ति हुई इस पद पर। दोनों आप लोग को याद रखना है, पहले लोकपाल कौन है, दूसरे या वर्तमान। तो वर्तमान में लोकपाल कौन है, अजय माणिक राव खानविलकर। तीसरा, लोकपाल के सभी फैक्ट मैंने आप लोग को बता दिए हैं, इस सभी को आप लोग एक एक पॉइंट वाइज कंठस्थ कर लीजिए। इनमें से कोई भी पॉइंट जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसने किन अधिकारों को मान्यता दे रखी है। राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता बल्कि उसे मान्यता प्रदान करता है। यह कथन किसका है? पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है जोसेफ लास्की, तीसरा है जॉन राउल्स, ये राउल्स नहीं राल्स है, और लास्ट है रॉबर्ट नाजिक। तो हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसने किन अधिकारों को मान्यता दे रखी है। राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है। ये कथन है लास्की का, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है। यह परिभाषा दी है। पहला ऑप्शन है सेबाइन, दूसरा है गार्नर, तीसरा है लासवेल और लास्ट है बार्कर। तो सत्य के संदर्भ में राजनीति की परिभाषा दिया है लासवेल ने, तो ये कथन हो जाएगा लासवेल का। लासवेल क्या कहते हैं? लासवेल कहते हैं कि सत्य के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद मंत्रिपरिषद के कार्यों पर इनके माध्यम से नियंत्रण स्थापित करती है। पहला है स्थगन प्रस्ताव, हाँ स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से जो संसद है वो मंत्रिपरिषद के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करती है, इसलिए सही हो जाएगा। दूसरा है प्रश्नकाल के भी माध्यम से संसद जो है वो मंत्रिपरिषद के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करती है। और लास्ट है पूरक प्रश्न के भी माध्यम से संसद जो है वो मंत्रिपरिषद के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करती है, इसलिए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 1, 2 और 3, इसलिए डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न उपागमों में से किस एक उपागम की 2 मुख्य विशेषता है प्रासंगिकता एवं कार्यवाही। पहला ऑप्शन है व्यवहारवाद, दूसरा है उत्तर व्यवहारवाद, तीसरा है संप्रेषण सिद्धांत और लास्ट है निर्णय निर्माण सिद्धांत। तो प्रासंगिकता एवं कार्यवाही ये संबंधित है उत्तर व्यवहारवाद से। जो थ्योरी वाली वीडियो है उसमें हम लोग डिटेल में व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद या अन्य जितने भी समाजवाद हैं, पूंजीवाद है, इन सब को डिटेल में समझेंगे। तो इसको आप इतना ही समझिए कि प्रासंगिकता एवं कार्यवाही संबंधित है उत्तर व्यवहारवाद से। अगर हम लोग इसको समझने का कोशिश करेंगे व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, तो ये सब का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको आप समझ लीजिए कि प्रासंगिकता एवं कार्यवाही संबंधित है उत्तर व्यवहारवाद से। नेक्स्ट है, प्रकृति ने मानव जाति को 2 स्वामियों सुख और दुख की अधीनता में रखा है। यह विचार है, पहला है अरस्तु, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है बेंथम और लास्ट है मार्क्स। तो प्रकृति ने मानव जाति को 2 स्वामियों सुख दुख की अधीनता में रखा है, ये एक उपयोगितावादी विचारक कहेगा कोई। और दिए गए विकल्पों में सिर्फ एक विकल्प बेंथम सही है, जो बेंथम उपयोगितावाद के जनक हैं। बाकी इनमें से कोई भी कथन उपयोगितावाद से संबंधित नहीं है, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बेंथम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। पहला है, भारत संघ की कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित हैं। दूसरा है, प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। तो भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती हैं, ये कथन एकदम गलत है। कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, प्रधानमंत्री में नहीं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 यह कहता है कि
संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, ये भी गलत है। सिविल सेवा बोर्ड का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है कैबिनेट सचिव। कौन होता है? कैबिनेट सचिव। ठीक है, तो सही भी आंसर हो जाएगा इसमें से, जो वक्तव्यों में से आपको चयन करना है हो जाएगा न ही 1 और न ही 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना समझौता पर हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? पहला है गांधी और जिन्ना, दूसरा है गांधी अंबेडकर, तीसरा है अंबेडकर नेहरू और लास्ट है जिन्ना और नेहरू। तो पूना पैक्ट हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है टीजीटी एग्जाम में कि पूना पैक्ट कब हस्ताक्षरित हुआ? तो पूना पैक्ट हस्ताक्षरित हुआ था 24 सितंबर 1932 को। ठीक है, किसके किसके बीच? गांधी एंड अंबेडकर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को धारित और लक्षित करता है यह प्रावधान संविधान की प्रस्तावना में है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है, मूल अधिकारों में है, मूल कर्तव्यों में है। तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को धारित और रक्षित करना यह प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को। अब मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में। कितने मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है? 11 मूल कर्तव्यों का। इसे कब जोड़ा गया था? इसे जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार एक अंतर्राज्य परिषद की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो अंतर्राज्य परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? पहला है राष्ट्रपति द्वारा, दूसरा है संसद द्वारा, तीसरा है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा और लास्ट है नीति आयोग द्वारा। तो सरकारिया आयोग की सिफारिश पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्य परिषद की गठन का प्रावधान किया गया। इसकी अब कब किया गया? मई 1990 में। ठीक है, तो 3 फैक्ट आपको याद रखना है कि सरकारिया आयोग अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कब की गई, किसकी सिफारिश पर? तो सरकारिया आयोग की सिफारिश पर की गई, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत किया गया और मई 1990 में इसकी स्थापना हुई। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके गठन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय और परामर्श स्थापित करना। तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है केंद्र राज्यों के बीच बेहतर समन्वय और परामर्श स्थापित करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी डॉक्टर अंबेडकर की रचनाएं हैं? पहला है एनहिलेशन ऑफ कास्ट, दूसरा है थॉट ऑन पाकिस्तान, तीसरा है रनाडे गांधी एंड जिन्ना और लास्ट है द बुद्धा एंड हिज धम्मा। तो अंबेडकर की जो रचना है वो एनहिलेशन ऑफ कास्ट भी है, थॉट्स ऑन पाकिस्तान भी है, रनाडे गांधी एंड जिन्ना भी है, द बुद्धा एंड हिज धम्मा भी है। इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। अब इसको ये क्वेश्चन एक और तरह से पूछा जा सकता था। अगर ये पूछ लिया जाए कि अंबेडकर की निम्न रचनाओं को उनके प्रकाशन के क्रम में क्रोनोलॉजिकल आप लगाइए कि कौन पुस्तक पहले प्रकाशित हुई, कौन लास्ट में। तो अब इसके लिए जरूरी है कि आपको इन सभी पुस्तकों के प्रकाशन वर्ष याद हों। जैसे एनहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1936 में, थॉट्स ऑन पाकिस्तान प्रकाशित हुई थी 1941 में, रनाडे गांधी एंड जिन्ना पुस्तक आई थी 1943 में, बुद्धा एंड हिज धम्मा पुस्तक आई थी 1957 में। अंबेडकर से क्वेश्चन टीजीटी सोशल साइंस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। इनकी पुस्तक को लेकर के, इनके संगठन को लेकर के, संगठन कई बार पूछा गया है। तो आइए हम लोग उनके संगठनों को देख लेते हैं, राजनीतिक और सामाजिक संगठनों को। जैसे बहिष्कृत हितकारिणी सभा अंबेडकर द्वारा स्थापित की गई थी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा
कब की गई थी इसकी स्थापना? बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी 1924 में। ठीक है। दूसरा है, एक इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछा गया है टीजीटी एग्जाम में, कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना कब की थी, किसने की थी और कब की थी? तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। इसको किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। एक इन्होंने सत्याग्रह चलाया था जिसको बोलते हैं महाड़ सत्याग्रह, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। महाड़ सत्याग्रह अंबेडकर द्वारा चलाया गया था 1927 में। ठीक है, महाड़ सत्याग्रह। एक अन्य महत्वपूर्ण आंदोलन है कलाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह। कलाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह, ये अंबेडकर ने चलाया था 1930 में। ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है पीजीटी के एग्जाम में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित अंतिम राजनीतिक दल कौन था? तो आप लोग यहां देख रहे हैं इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी उन्होंने 36 में स्थापित किया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित अंतिम राजनीतिक दल था रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया। क्या था? रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी मृत्यु के बाद इस संगठन की स्थापना हुई थी। हालांकि इनकी मृत्यु से पहले पार्टी को औपचारिक रूप से स्थापित नहीं किया गया था, लेकिन इसका गठन जो हुआ था वो इनकी इच्छा के अनुसार हुआ था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसलिए इस जो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया है इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा स्थापित अंतिम राजनीतिक दल माना जाता है। ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है? पहला ऑप्शन है बार्कर, दूसरा है गार्नर, तीसरा है गिलक्राइस्ट और लास्ट है ब्राइस। तो द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है, ये कथन है गार्नर का, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के आवश्यक तत्व हैं। पहला है जनसंख्या, भूभाग, समुद्र, सरकार, दूसरा है राष्ट्रपति, संप्रभुता, राजनीतिक दल, भूभाग, तीसरा है आर्थिक संसाधन, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता और लास्ट है भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। तो राज्य के जो आवश्यक तत्व हैं वो है भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और प्रभुसत्ता, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो अलग अलग विचारकों ने अलग अलग इसकी संख्या बताई है। जैसे प्लेटो ने बताया है कि आदर्श राज्य की जो जनसंख्या होनी चाहिए वो होनी चाहिए 5040। इसको आप लोग को याद रखना है कि आदर्श राज्य की जनसंख्या प्लेटो ने कितनी बताई है। तो आदर्श राज्य की जनसंख्या प्लेटो ने बताई है 5040। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का एक सिद्धांतकार नहीं है? आप लोग को बताना है कि लोकतंत्र का कौन सिद्धांतकार नहीं है। पहला है एलेक्स डी टाकविले, दूसरा है जे रूसो, तीसरा है जेएस मिल और लास्ट है नीत्शे। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जो नीत्शे हैं ये सर्वाधिकारवादी विचारधारा के समर्थक हैं। टोटलिटेरियन रिजीम के समर्थक हैं, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी नीत्शे। ठीक है, फ्रेडरिक नीत्शे जो हैं वो सर्वाधिकारवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक लक्षण संप्रभुता का नहीं है? ठीक है, पहला है पूर्णता, दूसरा है सार्वभौमिकता, तीसरा है अदेयता और लास्ट है विभाज्यता।
जो पूर्णता है ये संप्रभुता का लक्षण है, सार्वभौमिकता भी है, अदेयता भी है, विभाज्यता जो है वो संप्रभुता का लक्षण नहीं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन जो है अविभाज्यता संप्रभुता का लक्षण हो सकता है, विभाज्यता नहीं, क्योंकि संप्रभुता बटी नहीं हो सकती है, विभाज्य नहीं हो सकती है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती है तो यह मेरे मृतक शरीर पर से ही होगा, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है बी.आर. अम्बेडकर, तीसरा है महात्मा गांधी और लास्ट है सुभाष चंद्र बोस। तो भारतीय विभाजन के संदर्भ में महात्मा गांधी का यह कहना था कि अगर विभाजन होता है तो ये हमारी लाश पर होगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल से हिंदू कोड बिल को लेकर त्यागपत्र दिया? पहला है बी.एस. मुंजे, दूसरा है बी.आर. अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी और चौथा है आर.के. षणमुखम चेट्टी। तो 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल से हिंदू कोड बिल को लेकर के त्यागपत्र दिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। एक अन्य महत्वपूर्ण बात है कि लोकसभा के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 बार चुनाव रखा, 2 बार चुनाव लड़ा और दोनों बार ये पराजित हुए कांग्रेस के उम्मीदवार से। अब फाइनली इनको राज्यसभा से संसद में भेजा गया। तो ये भी आप लोग को याद रखना है कि अंबेडकर जो संसद में पहुंचे थे वो राज्यसभा से पहुंचे थे आज़ादी के उपरांत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था देता है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में निर्देश देने की समुचित सुविधा प्रदान करना प्रत्येक राज्य का प्रयत्न होना चाहिए? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 249, दूसरा है अनुच्छेद 250, तीसरा है अनुच्छेद 351 और लास्ट है अनुच्छेद 350 ए। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 ए में यह व्यवस्था की गई है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में निर्देश देने की समुचित सुविधा प्रदान की जाए, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है? पहला ऑप्शन है लास्की, दूसरा है लॉक, तीसरा है लॉर्ड एक्टन और लास्ट ऑप्शन है जी.डी.एच. कोल। तो समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा व्यर्थ हो गई है, ये कथन कहा है लॉर्ड एक्टन ने। अब आप लोग को याद रखना है कि एक्टन एंड टॉकविले ये 2 विचारक हैं जो स्वतंत्रता और समानता को विरोधी मानते हैं। तो अगर कहीं भी इस तरह की आप लोग को डिफिनेशन मिलती है कि समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा व्यर्थ हो गई है या कुछ स्वतंत्रता समानता में विरोध दिखाया गया है किसी डिफिनेशन में, तो आप लोग को इजी ऑप्शन देखना है, मतलब इजीली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर उसमें एक्टन और टॉकविले हैं तो वही सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैध संप्रभु वह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप में व्यक्त कर सके, वह सत्ता जो दैवी कानून, नैतिक सिद्धांतों तथा जनमत की उपेक्षा कर सके, यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन है बार्कर, दूसरा ऑप्शन है सीले, तीसरा ऑप्शन है गार्नर और लास्ट है गिलक्राइस्ट। तो वैध संप्रभु वह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप में व्यक्त कर सके, वह सत्ता जो दैवी कानून, नैतिक सिद्धांतों तथा जनमत की उपेक्षा कर सके, यह परिभाषा दिया है गार्नर ने, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार आक्रामक राष्ट्रवाद के 4 प्रमुख तत्व हैं? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये रिपीट हो सकता है। तो आक्रामक राष्ट्रवाद के 4 तत्व बताए हैं, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा तथा निष्क्रिय प्रतिरोध। तो आक्रामक राष्ट्रवाद के 4 तत्व स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा तथा निष्क्रिय प्रतिरोध बताया है। पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है अरविंद घोष तथा लास्ट है बिपिन चंद्र पाल। तो आक्रामक राष्ट्रवाद के 4 तत्व बताए हैं बाल गंगाधर तिलक ने, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का अग्रदूत भी कहा जाता है, भारतीय अशांति का अग्रदूत किसने कहा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का अग्रदूत कहा है
वैलेंटाइन चिरोल ने। ठीक है, मिंटो ने किसे कहा है, ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि भारतीय अशांति का अग्रदूत मिंटो ने किसे कहा है, तो मिंटो ने कहा है, मिंटो ने भारतीय अशांति का अग्रदूत कहा है अरविंद घोष को, अरविंदो। ठीक है, तो ये दोनों आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रह रहा एक ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता? पहला है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता, दूसरा है विधि की समझ समानता, तीसरा है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, और लास्ट है धर्म की स्वतंत्रता। तो भारत में रह रहा एक ब्रिटिश नागरिक जिस अधिकार का दावा नहीं कर सकता वो है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अब आप लोग को याद रखना है कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 अनुच्छेद जो है ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं, सिर्फ भारतीयों को। बाकी बचे हुए सभी अनुच्छेद जो मूल अधिकार के अनुच्छेद हैं वो भारतीयों प्लस विदेशियों दोनों को प्राप्त है। तो याद रखना है बस आपको कि 15, 16, 19, 29 और 30 सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं। तो आप इसमें से देखिए कौन सा अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 में आता है। धर्म की स्वतंत्रता नहीं आ रहा है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा नहीं आ रहा है, विधि की समझ समता भी नहीं आ रहा है, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता यह अनुच्छेद 19 के तहत आता है। ठीक है, तो ये जो है ये विदेशियों को प्राप्त नहीं होगा, ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से धन निकासी का प्राधिकार प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति से, दूसरा है भारत की संसद से, तीसरा है भारत के प्रधानमंत्री से, और लास्ट है केंद्रीय वित्त मंत्री से। तो भारत की संचित निधि से धन निकासी का प्रावधान विनियोग विधेयक के माध्यम से प्राप्त होता है और यह संसद की सिफारिश से प्राप्त होता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। संचित निधि का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में किया गया है। अब विनियोग विधेयक सरकार को वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि से धनराशि निकालने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने लिखा है कि हाब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी भी नहीं हो सकता है? पहला ऑप्शन है स्पिनोजा, दूसरा है बर्नार्ड शॉ, तीसरा है बार्कर, था लास्ट ऑप्शन है गार्नर। तो हाब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी भी नहीं हो सकता है, यह कथन है स्पिनोजा का, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है? पहला है लोकलेखा समिति, दूसरा है प्राक्कलन समिति, तीसरा है लोक उपक्रम समिति, था लास्ट है याचिका समिति। तब एक एक समिति को हम लोग डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। संसद की इसमें से जो सबसे बड़ी समिति है वो है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन या एस्टीमेट समिति या अनुमान समिति में 30 सदस्य होते हैं, इसलिए संसद की सबसे बड़ी समिति है। अब अगर लोकलेखा समिति को देखते हैं, हम एक लेख को डिटेल में देखते हैं। लोकलेखा समिति की स्थापना 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत की गई थी। यह समिति सार्वजनिक व्यय की जांच करने के लिए गठित की जाती है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 22 सदस्य। 22 में 15 जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, दूसरी है प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी। इसकी स्थापना से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग को स्थापना को याद रखना है। किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, किस वर्ष की गई थी, किसमें कितने सदस्य होते हैं और इनका कार्य क्या है। ठीक है, तो स्थापना इसकी की गई थी जॉन मथाई की सिफारिश पर, इसकी स्थापना की गई थी जॉन मथाई की सिफारिश पर वर्ष 1950 में। कब? वर्ष 1950 में। इसमें 30 सदस्य होते हैं और ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं, इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं।
ये पूरे सदस्य लोकसभा के होते हैं। ठीक है। इसका उद्देश्य संसद में प्रस्तुत बजट में शामिल अनुमानों की जांच करना है। यह सार्वजनिक व्यय में मितव्ययता का सुझाव भी देती है। सार्वजनिक व्यय में मितव्ययिता का सुझाव देती है। मितव्ययिता का सुझाव देती है। ठीक है। नेक्स्ट है लोक उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति की स्थापना 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर की गई थी। कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर की गई थी। यह भारतीय संसद द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की रिपोर्ट और खातों की जांच के लिए स्थापित की गई थी। इसमें 22 सदस्य होते हैं। इसमें भी 15 लोकसभा के और 7 जो है वो राज्यसभा के होते हैं। ठीक है। और लास्ट बच रही है याचिका समिति। याचिका समिति आप लोग को याद रखना है, अगर ये नए क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद की समितियों में सबसे नई समिति कौन है, तो याचिका समिति सबसे नई समिति है। इसकी स्थापना अभी 2015 में की गई थी। कब की गई थी? इसकी स्थापना हो रही है 2015 में। ठीक है। याचिका समिति लोकसभा की अलग होती है और राज्यसभा की अलग। जो लोकसभा की याचिका समिति है, इसमें 15 सदस्य होते हैं। ठीक है। और जो राज्यसभा की याचिका समिति है उसमें 10 सदस्य होते हैं। ठीक है। इसका मुख्य कार्य उन याचिकाओं की जांच करना है जो संसद में पेश की जाती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में विचारक हैं या हमारे क्रांतिकारी नेता हैं, और सूची 2 में उनकी पुस्तकें हैं। ठीक है। अब अगर आपको पता है कि गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज है, तो आप तीसरे के बी से क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा का बी किस में दिया गया है? तीसरे का बी में ए सही हो सकता है और सी सही हो सकता है। एक और देखते हैं। तिलक की महत्वपूर्ण है पुस्तक है गीता रहस्य, तो चौथे का ए हो जाएगा। चौथे का ए हो जाएगा, अभी भी नहीं मिल रहा है। अब दूसरे पर आते हैं। अंबेडकर की महत्वपूर्ण पुस्तक है थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट, दूसरे का चौथा हो जाएगा, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का बी और चौथे का ए। ठीक है। ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इस तरह हम लोगों ने नागरिक शास्त्र के 2021 जो उसका सामाजिक विज्ञान का नागरिक शास्त्र खंड है, उसके सभी प्रश्नों को हम लोगों ने डिटेल में समझने का प्रयास किया। हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसे ही प्रीवियस ईयर के सभी वीडियो को डिटेल में समझा जाए। साथ ही साथ अभ्युदय एकेडमी प्रतियोगी परीक्षाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहा है, जिसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में चालू किया जाएगा, जिसमें टीजीटी सामाजिक विज्ञान, इसमें सभी चारों सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा, चारों खंड को। इसमें इतिहास भी रहेगा, नागरिक शास्त्र रहेगा, अर्थशास्त्र रहेगा, भूगोल रहेगा। जो अभ्यर्थी इतिहास और नागरिक शास्त्र से टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं वो भी इसको ले सकते हैं। जो इतिहास अर्थशास्त्र लेना चाहते हैं, जो नागरिक शास्त्र और भूगोल लेना चाहते हैं, सबका भी स्वागत है। सब लोग जो है टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं, जिसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ पीजीटी नागरिक शास्त्र के लिए भी टेस्ट सीरीज लॉन्च की जा रही है। तो जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं वो इस नंबर पर कांटेक्ट करके इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। जो ऑफलाइन बच्चे हैं, इलाहाबाद में रह रहे हैं, उन्हें गोविंदपुर में टैक्सी स्टैंड के पास में एक हफ्ते में 2 दिन आना होगा, गोविंदपुर टैक्सी स्टैंड के बगल। ठीक है। हफ्ते में कोशिश ये रहेगी कि 2 टेस्ट सीरीज लाई जाए। तो जो भी अभ्यर्थी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।